but also union executives में आ जाता है आपका 153 to 167 इससे डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव्स। This part we have covered in the previous class. गवर्नर वाला ये पार्ट हो गया था। सो इसके बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। देन वी हैव आल्सो डन विद दिस। इलेक्शन गवर्नर का जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है और गवर्नर का इलेक्शन लाइक नॉट लाइक प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आपको कौन इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होता है। यहाँ पे जो कैबिनेट वगैरह यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति को कि इस पर्सन को हमें इस राज्य का गवर्नर बनाना है, तो उसी राज्य को उसी पर्सन को उस राज्य का गवर्नर बनाया जाएगा। ओके, सो देयर इज नो इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्शन जो होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। सो इलेक्शन होता ही नहीं है एक्चुअली, वो अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद
क्योंकि मुझे ये बताओ, हमने गवर्नर का जो पोजीशन है, हमने कौन से राज्यों से लिया है, सॉरी कौन से कंट्री से लिया है, कौन से कंट्री के मॉडल पे आधारित हमारा गवर्नर का पोजीशन है? कैनेडियन मॉडल। कैनेडियन मॉडल, एग्जैक्टली। सो अमेरिकन मॉडल जो है वो इलेक्शन के थ्रू गवर्नर बनता है अमेरिका में, वैसे इंडिया में नहीं होता है। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट और गवर्नर्स होते हैं, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर एंड मुख्यमंत्री सीएम होते हैं। तो उनका हर एक राज्य का एक गवर्नर होता है अमेरिका का। अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे हर एक राज्य का एक गवर्नर होता है। जैसे इंडिया में 28 राज्य है, तो उसमें हर एक राज्य में एक सीएम होता है, ठीक है, सिमिलर। तो सीएम का इलेक्शन इंडिया में क्या होता है, डायरेक्ट होता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये भी हो गया था कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा था कि गवर्नर जो है उसका डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये कहा था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा डायरेक्ट होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इंडिया में। वाई? बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिक्स दोनों में, किसके बीच में। सो यू कैन से प्रेसिडेंट सॉरी गवर्नर और सीएम के बीच में। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, और खर्चा भी बढ़ जाएगा अगर डायरेक्ट इलेक्शन इसका अगर कंडक्ट किया गया तो ये चीजें पॉसिबल नहीं। ये तो हमने डिस्कस कर ली थी, ये भी आई थिंक हो गया था। कंडीशंस हो गई थी क्या गवर्नर की? नहीं सर, उधर से स्टार्ट करना। यहाँ से बाकी था या इसके पहले का स्लाइड बाकी था और भी? नहीं, इधर से स्टार्ट। Okay, so conditions of governor's office. The constitution lays down the following conditions for the governor's office. गवर्नर के ऑफिस के लिए यानी कि आगे दी हुई कंडीशंस होती है कि गवर्नर बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा या फिर किसी भी विधानसभा का वो मेंबर नहीं होना चाहिए। इफ एनी सच पर्सन इज अपॉइंटेड एज गवर्नर, अगर कोई पर्सन गवर्नर अपॉइंट किया जाता है तो उसको, अगर वो मानो किसी भी हाउस का या फिर विधानसभा का अगर वो पहले मेंबर होगा तो उसको वो हाउस जो होता है उसको खाली करनी पड़ती है। तो एक कंडीशन होती है। दूसरी दूसरी कंडीशन ऐसी है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को उसको होल्ड नहीं करना चाहिए। इसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि इन केस सपोज वो गवर्नर भी है और उसके साथ साथ उनके हाथ में और कोई गवर्नमेंट का पोजीशन दिया हुआ है, मानो किसी मिनिस्ट्री के वो सेक्रेटरी होंगे या फिर कुछ भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कि ही माइट बी, ही शुड नॉट बी एनी एम्प्लॉय अंडर एनी एम्प्लॉय अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स कोई सेक्रेटरी का पोजीशन उनके अंदर में नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर वो नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसको हम बोल सकते हैं व्हाटएवर। सो ठीक है, नेक्स्ट। He is entitled without payment of rent to the use of his official residence. Okay, he is entitled without payment of rent to the use of his official residence। मीन्स अगर उसको जो भी ऑफिशियल ऑफिस वगैरह दिया जाएगा, ओके, तो विदाउट रेंट दिया जाएगा, यानी कि जो भी उनको घर दिया जाएगा रहने का, रेसिडेंस, just like prime minister, sorry, president of India. He is entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by parliament. So जो भी कुछ allowances वगैरह, जो emoluments वगैरह होते हैं उनको पार्लियामेंट जो भी डिटरमाइन कर देगी उनको दिया जाएगा। अगर नंबर 5 उसका कंडीशन होता है, when the same person is appointed as the governor of 2 or more states। अगर सेम पर्सन, अगर एक ही पर्सन को या एक या दो राज्यों का या दो या अधिक राज्यों का उनको गवर्नर अगर बनाया गया, मैंने आपको बताया था ये प्रोविजन, तो मुझे आप बताइए कौन सी अमेंडमेंट की गई थी जिस अमेंडमेंट के अंडर एक ही पर्सन दो या अधिक राज्यों का गवर्नर बन सकता है। कौन सा अमेंडमेंट था? 7th वाला सर, 1956। कब हुआ था वो अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट? 1956। एग्जैक्टली 1956 का जो 7th अमेंडमेंट है उसके अंडर ये प्रोविजन ऐड की गई। अगला कंडीशन है, उन्होंने ये दिया कि हम इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस, जो पर्सन दो या अधिक राज्यों का अगर एक ही पर्सन गवर्नर है, ठीक है, तो इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस जो भी उसको पेबल होंगे आर शेयर्ड बाय द स्टेट्स इन सच प्रोपोर्शन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। जो भी प्रेसिडेंट डिसाइड कर देंगे उस अकॉर्डिंग उन दोनों या तीनों राज्यों को उनको शेयर करना पड़ेगा, यानी कि उनका पेमेंट ये दो जिन जिन राज्यों के वो गवर्नर है, मानो अगर
ये पर्सन है वो महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा तीनों के अगर गवर्नर है तो तीनों को अपना शेयर देना पड़ेगा उनकी पेमेंट में, ठीक है? तीनों को थोड़ा-थोड़ा। सो ऐसा नहीं कि एक ही राज्य देगा, बिकॉज़ वो तीनों के लिए काम कर रहा है। अगर 2 का है, दोनों को देना पड़ेगा। 6th कंडीशन है, हिज एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जब तक वो ऑफिस में है, जब तक वो गवर्नर है, तब तक उनके एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस कभी भी डिमिनिश नहीं किए जाएँगे। 2018 में पार्लियामेंट ने उनकी सैलरी इंक्रीज़ की गवर्नर की। वो 1.10 लाख थी, अभी वो 3.5 लाख है पर एनम, और प्रेसिडेंट का कितना है? 5 लाख है, ओके? नेक्स्ट, लाइक द प्रेसिडेंट जैसे ही गवर्नर इज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ नंबर ऑफ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। जैसे प्रेसिडेंट है वैसे ही सेम गवर्नर को भी इम्यूनिटीज प्रिविलेजेस मिलते हैं। ही एंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट्स। जो भी उनके ऑफिशियल एक्ट्स है वहां से उनको लाइक ही एंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी, तो उनको पर्सनल इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। पर्सनल इम्यूनिटी का मतलब होता है उनको कुछ पर्सनल राइट दिए जाते हैं जिससे वो बिल्कुल भी उनको फ्री किया जाता है, कोई भी लीगल लायबिलिटी उससे। सो जब वो ऑफिस में रहते हैं, यानी कि जब तक वो गवर्नर है, जब तक उनका गवर्नर का टर्म है, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनका जो टर्म है वो कितने साल का दिया है? 5 ईयर्स का दिया है गवर्नर का टर्म। लेकिन वो 5 साल कभी रहते नहीं, अभी तक कोई गवर्नर 5 साल उसने अपना टर्म कंप्लीट किया ही नहीं है। बिकॉज़ गवर्नर कब तक होता है? जब तक वो सरकार होती है तब तक गवर्नर होता है। सरकार चेंज होने के बाद गवर्नर भी चेंज हो जाता है, ठीक है? जैसे कांग्रेस अपॉइंटेड गवर्नर से बीजेपी आने के बाद बीजेपी ने सारे उनको हटा दिया। लेकिन ठीक है, और एक चीज़ है कि कोई पर्सन अगर एक राज्य का गवर्नर है, तो उसको दूसरे राज्य में कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट शिफ्ट कर देगा। इसका मतलब उस राज्य का वो गवर्नर 5 साल तक रहेगा ही नहीं। ठीक है, कंटिन्यू उसका टर्म नहीं होता है, उसको चेंज किया जाएगा या फिर उसको हटाया। सो नेक्स्ट यहाँ पे है इम्प्रिजन, यानी कि यहाँ उन्होंने बोला कि ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, जब तक उनका ऑफिस है, ही इज इम्यून फ्रॉम एनी जाएगी, ठीक है? तो इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स, अगर उनके पर्सनल एक्ट्स भी अगर होते तो, ठीक है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट में नहीं की जाएगी, लेकिन सिविल की जा सकती है, सिविल प्रोसीडिंग्स। अगर कोई मैटर है पैसे से रिगार्डिंग या करप्शन से रिगार्डिंग, तो उनके अगेंस्ट में की जा सकती है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जाती जब तक वो अपने ऑफिस में है, गवर्नर है, तब तक। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन। उनको इम्प्रिजन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ओके? यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंडर ये उनके अगेंस्ट में जाएगा नहीं क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सो हाउएवर आफ्टर गिविंग 2 मंथ्स नोटिस, 2 महीने की नोटिस देने के बाद सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स। तो हाउएवर आफ्टर गिविंग 2 मंथ्स नोटिस, 2 महीने की नोटिस देने के बाद सिविल प्रोसीडिंग जो है उनके अगेंस्ट में प्रोसीड की जा सकती है, यानी कि उनको नोटिस देना पड़ता है उसके लिए भी, तभी उनके अगेंस्ट में वो प्रोसीड की जा सकती है, अगर अदरवाइज नहीं की जा सकती। 2 महीने की नोटिस लगती है पहले, प्रायर नोटिस। सो बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, उनके ऑफिस में एंटर करने से वगैरह करना पड़ता है, जैसे कि मैं नरेंद्र। तो जस्ट अ मोमेंट, जस्ट मैं नेट कनेक्शन चेंज करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया कि बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, उनको कुछ शपथ विधि करनी पड़ती है, जैसे कि फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, निष्ठा के साथ ऑफिस का मैं ये करूंगा, ठीक है? प्रतिष्ठा के साथ उनको रखूँगा ऐसा-वैसा। टू प्रिज़र्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करूँगा, उसको प्रोटेक्ट करूँगा, प्रिज़र्व करूँगा, एंड द लॉ, लॉ की भी प्रोटेक्शन करूँगा। और तीसरा होता है टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल-बीइंग ऑफ पीपल ऑफ द स्टेट। लोगों के कल्याण, राज्य के लोगों के कल्याण के लिए मैं पूरे-पूरे तत्पर रहूँगा, डिवोट रहूँगा मैं, ठीक है? सो ये उनका होता है शपथ विधि। उसके बाद ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट एंड इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट कोर्ट अवेलेबल। देखो, जब उनको शपथ विधि दी जाती है गवर्नर को, शपथ विधि कौन देता है उनको? शपथ कौन दिलवाता है? उनको शपथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। अगर वो अवेलेबल नहीं है, मानो अगर वो एब्सेंट है या फिर कहीं छुट्टी पे गए हो, ठीक है, घूमने गए हो किधर, या फिर तो क्या करेंगे, सीनियर मोस्ट जज हो, अगर वो नहीं तो सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो उनकी अपॉइंटमेंट का, यानी कि उनको शपथ देगा।
उसके बाद एवरी पर्सन डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर आल्सो अंडरटेक्स द सिमिलर ओथ और अफर्मेशन। तो हर एक पर्सन जो डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर का काम या फंक्शन निभाएगा, वो आल्सो अंडरटेक्स सिमिलर ओथ और अफर्मेशन। सेम उनको ओथ वगैरह दी जाती है, किसी भी राज्य को गवर्नर को सेम ओथ वगैरह दी जाती है, ठीक है। उसके बाद टर्म्स ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, गवर्नर के ऑफिस की टर्म कितनी होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको कहा ना, ये 5 इयर्स दी है यहाँ पे टर्म। कॉन्स्टिट्यूशन में कितना है टर्म उसका, ऑफिस का? 5 इयर्स, 5 साल तक गवर्नर रहेंगे, लेकिन अभी तक कोई गवर्नर 5 साल तक रहा ही नहीं। सो फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, सो हाउएवर हिज टर्म ऑफ ऑफिस of 5 years is subject to the pleasure of the president। मीन्स वो कब तक रहेगा? जब तक प्रेसिडेंट की मर्जी है तब तक वो अपने पोजीशन पर रहेगा। जब प्रेसिडेंट ने उनको हटा दिया तो हट जाएंगे, यानी जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगा तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो फर्दर ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को कभी भी अपना रेजिग्नेशन लेटर वो दे सकते हैं, ठीक है। वो यानी कि उनको निकालने से पहले वो अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक जजमेंट दिया था कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यानी क्या होता है, ये जस्टिसेबल नहीं होता है। जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है कि किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर प्रेसिडेंट ने निकाल दिया तो निकाल दिया, ओके। सो एक बार हट गया तो हट गया, ये किसी कोर्ट में जा ही नहीं सकता है। गवर्नर हैज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, गवर्नर को ऑफिस की कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। नो फिक्स टर्म, कोई फिक्स टर्म नहीं होता ऑफिस का। ही मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं अपने पोजीशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले, तो अगर सबसे कंट्रोवर्शियल जो पोजीशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसका होता है? गवर्नर का होता है, ठीक है। सबसे फॉर्म में गवर्नर ही होता है। अगर आप देख लो बंगाल का देख लो, ठीक है, केरल का देख लो, कर्नाटक का देख लो, महाराष्ट्र का देख लो, कुशियार कितने फॉर्म में होता है। तो यहाँ उन्होंने बोला कि गवर्नर हैज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस, ही मे बी रिमूव एनी टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड्स अपॉन व्हिच गवर्नर मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में से कोई भी ग्राउंड नहीं है उस आधार पे प्रेसिडेंट को निकाला जाएगा, ठीक है। सॉरी, प्रेसिडेंट के द्वारा उनको निकाला जाएगा, ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है, कोई भी प्रोविजन नहीं दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो और एक चीज यहाँ पे है, जस्ट अ मोमेंट। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड्स अपॉन व्हिच अ गवर्नर मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, ओके। देन नेक्स्ट, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, जो वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, गवर्नमेंट का नाम था नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट 1989 में।
उन्होंने सारे गवर्नर्स को रिजाइन करने के लिए बोला था। क्यों बोला था? बिकॉज वो कांग्रेस अपॉइंटेड थे, ठीक है। तो इवेंचुअली सम ऑफ द गवर्नर, वैसे सिमिलर इंदिरा गांधी जी ने भी किया था। जब मोरारजी देसाई का गवर्नर था 1978 में, तो इसने भी सेम किया था। मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी ने, जितने भी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने गवर्नर्स को अपॉइंट किया था हर एक राज्य में, तो इसने भी हटा दिया था इंदिरा गांधी ने। उन्होंने क्यों किया था? बिकॉज मोरारजी देसाई ने वैसा किया था। बिकॉज जो मोरारजी देसाई ने जो कांग्रेस अपॉइंटेड 6 राज्यों में कांग्रेस के गवर्नर्स थे, तो मोरारजी देसाई ने उनको रिजाइन करने को बोल दिया था 1978 में। तो ऐसा होता है, जो जिसका गवर्नमेंट आता है वो अपनी चलाता है बस। सो उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू होता ही नहीं गवर्नर की पोजीशन का, उनको तो बस वायलेट ही होता है। नेक्स्ट, इवेंचुअली सम ऑफ द गवर्नर्स वर रिप्लेस्ड एंड सम वर अलाउड टू कंटिन्यू। कुछ गवर्नर्स को निकाल दिया गया था, कुछ गवर्नर्स को रिप्लेस किया गया था, कुछ गवर्नर्स को अलाउ किया था अपना कारोबार कंटिन्यू करने के लिए। तो सेम थिंग रिपीट की गई 1991 में। जब कांग्रेस का गवर्नमेंट आया तो वीपी सिंह के जितने भी गवर्नर्स थे वीपी सिंह के 89 में, तो पीवी नरसिम्हा राव ने सबको चेंज कर दिया था। तो इन्होंने 14 गवर्नर्स को, जो वीपी सिंह ने अपॉइंट किए थे और चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे, इन्होंने सबको हटा दिया। प्रेसिडेंट में ट्रांसफर गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म। तो जनरली प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स को बदली करवाते। ठीक है, अगर अभी कोश्यार यहाँ का गवर्नर है तो उनको मानो कल उसको साउथ में भेज देंगे या फिर बंगाल में भेज देंगे, बंगाल का इधर आ जाएगा। ठीक है, सो फर्दर अ गवर्नर whose term has expired may be reappointed in the same state or any other state. अगर किसी गवर्नर का टर्म 5 साल का पूरा हो गया तो उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है, किसी दूसरे राज्य में। गवर्नर कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years। गवर्नर का जो ऑफिस है 5 साल का, उसके बियॉन्ड भी अपना वो टर्म कंटिन्यू कर सकता है जब तक उसका सक्सेसर नहीं आता तब तक। तो अंडरलाइंग आइडिया जो है दैट देयर मस्ट बी अ गवर्नर इन द स्टेट एंड देयर कैन नॉट बी एन इंटरगम। तो यहाँ पर उन्होंने बोला देयर मस्ट बी अ गवर्नर होना चाहिए राज्य में सूस अकॉर्डिंग, ठीक है, उसका पोजीशन खाली नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट कैन मेक such provision as he thinks fit for the discharge of the function of the governor in any contingency not provided for in the constitution। उन्होंने ये बोला कि प्रेसिडेंट जो होते हैं he can make such provision, वो ऐसे प्रोविजन करवा सकते हैं as he thinks fit for the discharge of the functions of the governor in any contingency not provided for in the constitution। जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कोई प्रोविजन वगैरह, तो उस ऐसे कोई प्रोविजन को प्रेसिडेंट ऐड करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल द डेथ ऑफ सिटिंग गवर्नर, किसी गवर्नर की सडनली डेथ हो गई, सिटिंग गवर्नर है ना, जो ऑलरेडी गवर्नर है और उनका डिमाइस हो गया, डेथ हो गई सडनली, तो उनकी जगह पे दूसरा गवर्नर को वो अपॉइंट। ऐसे कोई प्रोविजन तो कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं कि उनके बाद क्या किया जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट को ऐसे डिस्क्रिप्शनरी पावर मिली है। सो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट में बी अपॉइंटेड टेम्पररीली टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। अगर गवर्नर नहीं है तो फिर कौन रहेगा? टेम्पररीली चीफ जस्टिस बनेंगे गवर्नर। तो चीफ जस्टिस ऐसा है कि वो अपना काम छोड़ के गवर्नर के काम देखेंगे, वो गवर्नर भी रहेंगे और चीफ जस्टिस भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा दिया है कि गवर्नर जब नहीं है किसी राज्य में तो चीफ जस्टिस ऐसे गवर्नर का काम करेंगे। वही सेम इन केस ऑफ प्रेसिडेंट भी होता है। जब प्रेसिडेंट होते चीफ जस्टिस होते हैं, नहीं तब वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ वाइस गवर्नर का कोई ऑप्शन नहीं है। जब प्रेसिडेंट नहीं तब वाइस गवर्नर, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट। जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पावर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर, गवर्नर की पावर फंक्शंस क्या है? गवर्नर possess executive, legislative, financial and judicial powers more or less analogous to the president of India। Governor possess executive, legislative, financial, judicial powers more or less analogous to the president of India। गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, ठीक है, कार्यकारी अधिकार। लेजिस्लेटिव लॉ बनाने की पावर होती है, कि उसको परमिशन देने की। फाइनेंशियल पावर, आर्थिक पावर होती है उनके पास। जुडिशियल पावर या मोर और लेस एनालॉगस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट। हाँ, इनके पास इमरजेंसी की पावर वगैरह नहीं होती है जैसे प्रेसिडेंट के पास होती है। डिप्लोमेटिक पावर नहीं होती जैसे प्रेसिडेंट के पास होती है। मिलिट्री पावर नहीं होती है जैसे प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है।
तो 4 टाइप की पावर इनके पास होती है, 3 टाइप की नहीं होती है, ठीक है, मिलिट्री, उसके बाद इमरजेंसी पावर, और तीसरा कौन सा, डिप्लोमेटिक पावर। तो ये 4 टाइप की पावर होती है गवर्नर के पास, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल एंड जुडिशियल। तो प्रेसिडेंट के पास ये तो होता ही है, इसके साथ तो और 3 पावर होती है, सो दैट इज डिफरेंट। पहला एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या होता है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, जो हमने प्रेसिडेंट का डिस्कस किया वही गवर्नर का है, लेकिन वो सेंट्रल आता है, ये स्टेट आता है, बस इतना ही डिफरेंस है खाली। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस वगैरह होती है गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की, वो गवर्नर के नाम के अंडर ली जाती है। इसका मतलब है नहीं कि गवर्नर का नाम बदनाम करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है, ठीक है, सो उसके नाम के अंडर ली जाती है। He can make rules specifying the manner in which the orders and other instruments made and executed in his name shall be authenticated. तो ऐसे रूल्स वगैरह गाइडलाइंस वगैरह वो डिक्लेयर कर सकते हैं। He can make rules for more convenient transaction of the business of a state government. स्टेट गवर्नमेंट का जो कारोबार होता है वो अच्छे से चलने के लिए वो रूल्स वगैरह बना सकता है, कॉन्वेंट ट्रांजेक्शन करने के लिए, काम चलाने के लिए, उनका काम अच्छा चले इसलिए। एंड फॉर द अलोकेशन अमंग द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बिजनेस, तो मिनिस्टर्स में भी वो अलोकेशन कर सकते हैं पोजीशन वगैरह। उसके बाद 3 नंबर उनका, एक मिनट, जो 4 नंबर का जो एग्जीक्यूटिव पावर है उनका, वो आता है कि वो चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर के एडवाइस में, ठीक है। सो दे आल्सो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। तो चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर करते हैं, और जो अदर मिनिस्टर होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर करवाते हैं। लेकिन जो ऐसे अदर मिनिस्टर्स है वो गवर्नर की मर्जी के रहते हैं। अगर गवर्नर को लगा इनको हटाना तो हटा सकते हो, अगर चीफ मिनिस्टर से अगर आदेश आता है इस मिनिस्टर को हटाना है तो हटा देंगे, उनके पोजीशन से हटेगा, उसकी मेंबरशिप से नहीं हटेगा, ठीक है। देयर शुड बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अपॉइंटेड बाय हिम। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में एक ट्राइबल मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर होना चाहिए, यानी कि उनको वो अपॉइंट करेंगे, कौन, गवर्नर, इन राज्यों में। वाई, बिकॉज इन राज्यों में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। और स्टेट ऑफ बिहार जो है यहाँ से निकाला गया, पहले ये इस लिस्ट में बिहार भी था, 5वें राज्य, 5वें नंबर पे, कौन सी लिस्ट में, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर की लिस्ट में, लेकिन बिहार को स्किप किया गया। 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 में ये अमेंडमेंट हुई थी, और इसके अंडर बिहार को यहाँ से हटा दिया गया। सो नंबर 5, he appoints the advocate general of a state and determines his remuneration. जो एडवोकेट जनरल होता है, जैसे अटॉर्नी जनरल हमने सेंट्रल में देखा था, अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर, तो एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर। तो एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट एंड डिटरमाइंस हिज रेम्यूनरेशन। सो एडवोकेट जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो एडवोकेट जनरल क्या करते हैं, गवर्नर की जब तक मर्जी है तब तक वो अपने पोजीशन पे रहते हैं, एडवोकेट जनरल। सो उसके बाद हटा सकते हैं। ही अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड डिटरमाइंस हिज कंडीशंस ऑफ सर्विस। तो क्या करते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, कौन, गवर्नर। राज्यों के जो इलेक्शन कमिश्नर ना राज्य का, और जो इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया, राज्यों के गवर्नर अपॉइंट कर दिया। राज्यों के जितने भी एग्जीक्यूटिव है उनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है, गवर्नर करता है, याद रखना है आप। एंड डिटरमाइंस हिज कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस। तो उसकी सर्विस, उसका कंडीशंस ऑफ सर्विस, उसका टेन्योर, सब कुछ डिसाइड करते हैं गवर्नर। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनको कौन निकालेगा, कैन बी रिमूव ओनली इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। जिस तरह हाई कोर्ट के जज को निकाला जाता है उसी तरह, उसी मैनर से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाता है, ठीक है। और इलेक्शन कमिश्नर आज तक जितने भी इंडिया में हुए हैं, भले वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कोई भी हो सकता है,
लेकिन जो इंडिया का इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया का, वो आईएएस ऑफिसर ही होता है, याद रखना। आज तक का हिस्ट्री आईएएस को छोड़ के कोई कभी आज तक हुआ नहीं दूसरा। सो ही अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कर्मचारी या जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट सेंट्रल में करते हैं यूपीएससी में। सो हाउएवर दे कैन बी रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय गवर्नर। तो उनको सिर्फ गवर्नर ही हटा सकता है अपने पोजीशन से, प्रेसिडेंट नहीं रिमूव कर सकता। सॉरी सॉरी उनको गवर्नर प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, गवर्नर नहीं रिमूव कर सकता है। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एमपीएससी के जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है एमपीएससी का, तो उनके जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर, लेकिन इनको रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, ये गवर्नर नहीं करते, याद रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है उनको रिमूव करना, सॉरी प्रेसिडेंट ही आ रहा है, गवर्नर के हाथ में नहीं है उनको रिमूव करना। ओके, he can seek any information relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation from the chief minister। या उन्होंने ये बोला he can seek any information relating to the administration of the affairs of the state। जो राज्य सरकार का कारोबार चल रहा है, उसका जो प्रशासन है, उस प्रशासन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो डिमांड कर सकते हैं, एंड प्रपोजल जो है वो भी वो डिमांड कर सकते हैं फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। सो नेक्स्ट इसमें आएगा 9 नंबर का, जो यहाँ पे है 9th नंबर। So he can require the chief minister to submit for the consideration of the councils of ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। तो chief minister जो होते हैं, he can require the chief minister to submit for the consideration of the council of ministers any matter। council of minister का अगर कोई भी मैटर अगर होगा तो चीफ मिनिस्टर को सबमिट करना पड़ता है, किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर, जिसके ऊपर किसी मिनिस्टर ने डिसीजन वगैरह अपना दिया होगा, ठीक है, बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल, जो काउंसिल ने कंसिडर नहीं किया है। तो ऐसा कोई भी अगर मैटर होगा, कोई मिनिस्टर अगर कोई डिसीजन देता है, वो डिसीजन अगर एक्सेप्टेबल नहीं है काउंसिल को या फिर काउंसिल को, तो फिर चीफ मिनिस्टर को आगे प्रेसिडेंट तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। सो वो देख सकते हैं कि क्यों एक्सेप्ट नहीं किया उनका डिसीजन का व्हाटएवर निर्णय वगैरह। सो ही कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी लगाने का जो प्रपोजल है वो प्रेसिडेंट को देते हैं। अगर देखो राज्य में कौन होता है मेन? सीएम को वॉच कौन करता है? गवर्नर करता है, ठीक है। तो सीएम कैसा काम कर रहा है, कैसे लॉ पास कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, कितने बिल, कैसे कौन से कानून बना रहा है, तो सारा वॉच कौन करता है? गवर्नर करता है। तो ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है मुख्यमंत्री, तो इस पे नजर किसकी होती है? गवर्नर की होती है। ओके, तो गवर्नर को अगर ऐसा लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है सीएम, तो रिपोर्ट दे सकता है प्रेसिडेंट को, बोल सकता है कि यहाँ लगा दो राष्ट्रपति राजवट या प्रेसिडेंट रूल लगा दो यहाँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल को ही बोला जाता है, ठीक है, उसका दूसरा नाम है। तो वो रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अगर किसी राज्य में प्रेसिडेंट का रूल अगर लग जाता है, तो गवर्नर जो होता है वो एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स जो उसको मिलती है उसको एंजॉय करता है, एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर। अब मुख्यमंत्री नहीं ना राज्य में, तो अभी कौन बॉस है? भाई गवर्नर जी बॉस है। अब गवर्नर ये सब देखे, एक्सटेंसिव पावर इसको मिल जाती है। जब सीएम होता है तो उसकी पावर कम हो जाती है, ठीक है। तो ये एक प्रेसिडेंट का एजेंट के तौर पे काम करता है। तो ये सारी रिपोर्टिंग राज्य की किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। ही एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। राज्यों में जो यूनिवर्सिटीज वगैरह है उसका चांसलर भी गवर्नर होता है, सारे यूनिवर्सिटीज का राज्य की। इंडिया महाराष्ट्र में जितनी यूनिवर्सिटीज है, इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में जितनी यूनिवर्सिटीज है उसका चांसलर कौन है? गवर्नर होते हैं। वाइस चांसलर उनको अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। किसको? वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटीज के। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स। गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, सो इन दैट कैपेसिटी ही हैज द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस। दूसरा उनका है लेजिस्लेटिव पावर।
कानून बनाने में क्या उनका रोल होता है? देखो, he can summon or prorogue the state legislature and dissolve state legislative assembly any time. जैसे हमने देखा था कब प्रेसिडेंट के केस में सेम रूल्स है यहाँ पे, बस उन्होंने सिर्फ एक ही मेंशन किया है स्टेट लेजिस्लेचर में, वहां सेंट्रल लेजिस्लेचर था, ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर। उसके बाद आगे उन्होंने यहाँ पे बोला है सेकंड नंबर, उसका लेजिस्लेटिव सेकंड नंबर पावर क्या है? ही कैन एड्रेस स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन। तो अगर मानो विधानसभा का इलेक्शन होता है, नया विधानसभा जब आता है, तो नया विधानसभा का जो पहला सेटिंग होता है, पहला सेशन, वो गवर्नर एड्रेस करते हैं। जैसे लोकसभा का इलेक्शन होकर जब नया लोकसभा आता है, तो उसका पहला सेशन प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। सिमिलरली ये विधानसभा का करता है। ओके, सो और ये पहले तो हो गया इलेक्ट होने के बाद, विधानसभा इलेक्ट होके जब आती है नई नई, तो उसके बाद हर एक साल, जैसे विधानसभा का ड्यूरेशन 5 साल का होता है, तो हर एक साल में पहला सेशन वो गवर्नर ही क्या करेगा, एड्रेस करेगा, ठीक है। 3 नंबर, he can send messages to the house or houses of the state legislature with respect to a bill pending in the legislature or otherwise. वो मैसेजेस सेंड कर सकते हैं किसको? हाउस को, यानी विधानसभा को, या अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसको भी, विधानसभा और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग इन दिस लेजिस्लेचर, कि उनको एक इंडिकेशन दे सकता है कि लेजिस्लेचर में कुछ बिल्स वगैरह पेंडिंग है, उसके रिस्पेक्ट में वो मैसेजेस दे सकता है, इनको दे सकता है, तो उन बिल को आप पास करवाओ, ठीक है। 4 नंबर का उनका लेजिस्लेटिव पावर होता है, ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली to preside over its proceedings when the offices of both the speaker, the deputy speaker fall vacant. जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का पोजीशन जब वैकेंट होता है विधानसभा में या विधान परिषद में, ठीक है, तो वो जो होते हैं गवर्नर, वो किसी भी मेंबर को, विधानसभा के किसी भी मेंबर को वो अपॉइंट कर सकते हैं एज ए डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर, ठीक है। किसी मेंबर को बाद में अपॉइंट कर देंगे, लेकिन वो पर्सन मेंबर होना चाहिए विधान परिषद, सॉरी विधानसभा का। सिमिलरली वो विधान परिषद में भी कर सकता है। When the offices of both chairman and deputy chairman fall vacant. Number 5, he nominates 1/6 of the members of the state legislative council from amongst persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art, cooperative movement and social service. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? He nominates 1/6 of the members of the state legislative council. तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, अपॉइंट नहीं, नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, टोटल मेजोरिटी से, जिनका स्पेशल नॉलेज में जिनका स्पेशल नॉलेज है, ठीक है, या फिर स्पेशल नॉलेज से या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर में, साइंस, आर्ट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस में, जैसे प्रेसिडेंट करते हैं ना राज्यसभा में, वैसे विधान परिषद में करते हैं। यार आपको एक जनरल क्वेश्चन है, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं, इंडिया में कितने राज्यों में विधान परिषद है? स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल कितने राज्यों में? स्टेट असेंबली नहीं बोल रहा हूँ, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने राज्यों में है? बताइए मुझे, मैसेज करके बताइए या फिर अनम्यूट करके बता सकते हो। नंबर 6, he can nominate one member to the state legislature assembly from the Anglo Indian community. Anglo Indian community जो होती है वहां से he can nominate one member, एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। कहाँ पे? विधानसभा में कर सकते हैं। और विधान परिषद में कितने करते हो? विधान परिषद में ये 1/6 करते हैं टोटल मेंबरशिप के। उसके बाद नंबर 7 हमने देखा, sorry 6, number 7 he decides on the question of disqualification of members of the state legislature in consultation with the election commission. इलेक्शन कमीशन जो होता है उसके साथ सलाह मशवरत करके, यानी कि डिस्कशन करके, उनका सलाह वगैरह लेके, वो किसी भी मेंबर को, स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी मेंबर को वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कौन? प्रेसिडेंट, सॉरी गवर्नर।
नंबर 8, when a bill is sent to the governor after it is passed by the state legislature, he can, अगर कोई बिल अगर गवर्नर के पास किया है उनकी असेंट के लिए, साइन के लिए, तो वो क्या एक्शन ले सकते हैं उस बिल के ऊपर? देखो, पहला एक्शन है उसका, वो परमिशन दे सकते हैं बिल को, या फिर वो होल्ड कर सकते हैं उस बिल को, या फिर उसको विधान सभा के पास वो वापस रिटर्न भेज सकते हैं, सेम लाइक प्रेसिडेंट। अगर वो मनी बिल नहीं है तो उसको वापस वो भेज सकते हैं, ठीक है, कंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए वो भेज सकते हैं। अगर विधान परिषद ने उस बिल को फिर से पुनर्विचार करके अगर उनके पास भेजा गवर्नर के पास, तो गवर्नर को उनको साइन करनी पड़ती है, यानी कि उसको he has to give his assent to the bill, okay, same like president। डी, रिजर्व द बिल फॉर द, वो बिल रिजर्व भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, किसी राज्य का बिल है, अगर वो कंट्रोवर्शियल बिल होगा तो वो रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बिल है रिजर्व कर सकते हैं इन वन केस, इन वन सच केस, या फिर आप बोल सकते हैं इन वन केस सच रिजर्वेशन इज ऑब्लिगेटरी, एक केस में रिजर्वेशन जो ऑब्लिगेटरी होता है, दैट इज वेयर द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर endangers the position of the state high court, or in addition the governor can also preserve the bill if it is of the following nature। देखो, कौन से बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए? अल्ट्रा वायर्स, दैट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो बिल संविधान के प्रोविजंस के अगेंस्ट में अगर होगा किसी राज्य का बिल, तो रिजर्व करेंगे। दूसरा, अगर वो बिल अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट में है, तो ऐसे बिल को रिजर्व करेंगे। अगर देश की लार्जेस्ट जो इंटरेस्ट, लार्जर जो लोग है पॉपुलेशन, अगर उनके अगेंस्ट में होगा तो, या फिर किसी हमारे देश का जो इम्पोर्टेंस है, नेशनल इम्पोर्टेंस, उसके केस में अगर होगा तो फिर होल्ड करेंगे। या फिर डीलिंग विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में जो एक्विजिशन जो होता है प्रॉपर्टी का, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो उस केस में अगर होगा रिलेटेड उससे, तो फिर ये होल्ड कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, यानी गवर्नर रिजर्व करेगा प्रेसिडेंट के लिए। 9 नंबर, ही कैन प्रोमोलिगेट ऑर्डिनेंसेस, जिस तरह मैंने आपको कहा था प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कौन से आर्टिकल के अंडर निकालते बताइए? आई हैव ऑलरेडी टॉल्ड यू। Sixty-one. 123. 123, राइट। 123 के अंडर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालते हैं, और गवर्नर ऑर्डिनेंस किसके अंडर निकालते हैं? कौन सा आर्टिकल था गवर्नर का? गवर्नर कौन से आर्टिकल के अंडर निकालते हैं ऑर्डिनेंसेस? कौन सा आर्टिकल होता है? 213 होता है, 213, याद रखना, ठीक है। जस्ट लेट मी कंफर्म whether it is 213 or बराबर है, 213 है, 213 ही। I was just getting it कंफर्म करूंगा, बराबर 213 के अंडर वो क्या करेंगे? ऑर्डिनेंस निकालेंगे। आर्टिकल नोट डाउन कर देना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। सो जो भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट डाउन नहीं करना है, यहाँ पे तो उन्होंने दिया नहीं है कौन सा आर्टिकल अंडर वो निकालते हैं ऑर्डिनेंसेस, बट 213 है। और ये जो आर्टिकल ऑर्डिनेंस निकालेंगे, दीज ऑर्डिनेंसेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 वीक्स। 6 वीक के अंदर अंदर ये जो ऑर्डिनेंस होते हैं उनको अप्रूव करना पड़ता है, ठीक है। किसको अप्रूव करे? कौन अप्रूव करेगा इसको? स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, यानी कि विधिमंडल करेगा राज्य का। विधिमंडल में दोनों आते हैं, कौन? तो जहाँ पे विधान परिषद है वो भी आएगा और विधानसभा भी आता है, और जैसे संसद होता है ना वैसे विधिमंडल होता है। सो 6 वीक्स यानी 6 महीने के अंदर उसको अप्रूव करना है फ्रॉम इट्स रीअसेंबली। सो यू कैन आल्सो विथड्रॉ एज एन ऑर्डिनेंस एनी टाइम। ऑर्डिनेंस को कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था ऑर्डिनेंस के बारे में, ठीक है।
So this is the most important legislative power of the governor. ये सबसे important power है legislative power, इसको बोला जाता है गवर्नर की. नंबर 10 legislative power में आता है he lays the reports of the state finance commission. State finance commission के जो reports वगैरह होते हैं उसको भी वो क्या करते हैं, उसके स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिपोर्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट है. ठीक है, जो स्टेट्स के अकाउंट्स के संबंध में यानी कि रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उसके अकाउंट के संबंधित. तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको आती है. ठीक है, सो मेरा एक क्वेश्चन है आपको कि यहाँ पे उन्होंने बोला है स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो मुझे बताइए स्टेट फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, यूनियन फाइनेंस कमीशन. स्टेट फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, यूनियन का बताओ, सेंट्रल का. फाइनेंस कमीशन हर राज्य का अलग होता है और सेंट्रल का अलग होता है. सेंट्रल का जो होता है वो प्रेसिडेंट फॉर्म करते हैं हर 5 साल में, और राज्य का हर 5 साल में गवर्नर फॉर्म करते हैं, यानी कि बनाते हैं उसको. तो यहाँ पे इसका जो आर्टिकल है वो आता है 243 आई, इसमें आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, और 280 में आता है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन 280 में. तो इनकी रिपोर्ट वगैरह वो देगा, तीनों की रिपोर्ट्स. ओके, सो यहाँ तक हमने गवर्नर को. एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक whether I have further PPTs available. नहीं है. PPT इसका खत्म हो गया, जस्ट अ मोमेंट. PPT में ओपन करता हूँ, फिर आपको यहाँ PPT आ जाएगा उसका. ठीक है, सर आवाज नहीं आ रही है. ओपन कर रहा हूँ सर PPT. एक PPT मेरा खत्म हो गया ना. ओके सर. एक PPT, हाँ एक PPT खत्म हो गया, दूसरा ओपन कर रहा हूँ. ओके, सो दिख रहा है आपको सबको. स्लाइड दिख रहा है क्या? यस सर. ओके, सो फाइनेंशियल पावर है अगला उनका. लेजिस्लेटिव पावर होने के बाद फाइनेंशियल पावर आती है उनकी.
So financial powers and functions of the governor. गवर्नर की फाइनेंशियल पावर और फंक्शंस क्या होते हैं? So छोटी सी पावर इनके पास है. He sees that the annual financial statement is laid before the state legislature. यहाँ उन्होंने बोला है एक मिनट. जैसे एनुअल फाइनेंशियल बजट का मतलब होता है, जो स्टेटमेंट का मतलब है बजट, स्टेट बजट बोलते हैं इसको, वो विधानसभा के सामने उसको रखते हैं. मनी बिल जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे विधानसभा में सिर्फ गवर्नर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग. अगर वो रिकमेंड करेंगे तभी उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा. तीसरा, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशंस. उनके रिकमेंडेशन के बिना कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट जो इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा. ओके, या नहीं दिया जाएगा. तो ये भी उसी में आता है. डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर निधि वगैरह निकालना है फंड से, उसको बोलते हैं. He can make advances of the contingency fund of the state to meet any unforeseen expenditure. कोई भी अगर unforeseen expenditure होता है, so he can make advances out of the contingency fund of the state. तो कोई भी जो contingency fund of the राज्य का कोई भी contingency fund अगर होता है, तो वहां से वो advances बना सकते हैं to meet any unforeseen expenditure. Okay. Number 5, he constitutes the finance commission after every 5 years to review the financial position of the panchayats and the municipalities. So पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज जो होता है उसका कोई भी लाइक जो भी फाइनेंशियल पोजीशन अगर उनकी होती है और 5 साल में उसको रिव्यू करवाते हैं. ठीक है. तो वो फाइनेंस कमीशन भी फॉर्म करते हैं. कौन करते हैं फाइनेंस कमीशन फॉर्म? गवर्नर करते हैं अंडर आर्टिकल 243I. जुडिशियल पावर उनके पास होती है. जुडिशियल पावर का मतलब होता है कि ही कैन ग्रांट जैसे पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, पनिशमेंट, सस्पेंड करना पनिशमेंट को, रेमिट, कम्यूट, ये सारी पावर उनके हाथ में होती है. ठीक है. किसी पर्सन को सेंटेंस देना या उसकी सेंटेंस कम करना वगैरह वगैरह. इस कोई भी अगर ऑफेंस उस पर्सन ने किया होगा, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस, तो उसके अगेंस्ट में. ठीक है. तो उनके पावर आगे हम इन केस अगर डिस्कस करना तो हम कर सकते हैं, वैसे इशू नहीं है. ओके, यहाँ पे 3 नंबर का उसका जुडिशियल पावर उनका आता है. He is consulted by the president while appointing the judges of the concerned state high courts. So, यहाँ उन्होंने क्या बोला है? He is consulted by the president while appointing the judges of the concerned state high court. जो concerned state high court के जो judges होते हैं हमारे, उनका प्रेसिडेंट के द्वारा उनको कंसल्ट करवा सकते हैं. He is consulted by the president while appointing the judges of the concerned high court. जब प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करेगा तब उनका वो कंसल्ट लेंगे. किसका? हाई कोर्ट. तो ये प्रोविजन ऐसे 2 नंबर का, जब हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है, गवर्नर करता है, तो जब भी वो अपॉइंट करेंगे तो प्रेसिडेंट के द्वारा उसको कंसल्ट किया जाएगा. ठीक है. तो नंबर 3 है, ही मेक्स अपॉइंटमेंट्स. वो अपॉइंटमेंट्स करते हैं, पोस्टिंग्स एंड प्रमोशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन द कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट. स्टेट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके वो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट जजेस वगैरह होता है उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, उनकी पोस्टिंग करते हैं, उनका प्रमोशन वगैरह भी करते हैं. नंबर 4, he also appoints persons to the judicial service of the state. यहाँ उन्होंने बोला है कि he also appoints persons to the judicial service of the state. स्टेट की जो जुडिशियल सर्विस वगैरह होती है, ठीक है, तो उन लोगों को भी वो अपॉइंट करते हैं. अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस के अंडर नहीं है, वो अदर वगैरह होगी, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है. So now we will study in detail the 3 important powers of the governor. तो ये पावर बताने की जरूरत नहीं है, सेम पावर है जो प्रेसिडेंट के हाथ में हुई, वेटो पावर होती है. आपको अगर प्रेसिडेंट का समझ में आ गया तो आपको इनका भी समझ में आ जाएगा. सो देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम हियर. ठीक है. तो अगले पॉइंट पे हम जाते हैं. वेटो पावर इसके भी पास 3 प्रकार की होती है, ऑर्डिनरी बिल्स वगैरह वगैरह. ठीक है. इसके रिगार्डिंग इसके पास में वेटो पावर होती है.
लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पे जो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा ऑर्डिनेंस सॉरी वेटो पावर में। यहाँ तक तो सेम है, देखो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ये में रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का विचार लेने के लिए वो किसी राज्य का बिल को वो रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, उसका ओपिनियन के लिए। सो व्हेन अ स्टेट बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जब कोई राज्य का विधेयक है, बिल है लॉ का, तो वो अगर प्रेसिडेंट रिजर्व करेगा, सॉरी, वो जब गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करेंगे तब प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर होती है? प्रेसिडेंट उसके लिए क्या करेगा, उस बिल के साथ क्या कर सकता है? वो अपना साइन उस बिल पे दे सकता है या फिर उसको होल्ड भी कर सकता है, ठीक है, या फिर ही में रिटर्न द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द हाउस और हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर उस बिल को रिटर्न भी दे सकता है उस विधानसभा को, ठीक है, पुनर्विचार के लिए। अगर फिर से अगर वो बिल उसके पास आता है प्रेसिडेंट के पास पुनर्विचार होने के बाद विधानसभा का, तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन देगा या नहीं देगा उसके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन ऐसे सेंट्रल केस में नहीं होता है, लोकसभा राज्यसभा के बिल में ऐसा नहीं होता है। जब वो फिर से उसके पास में आता है तो उनको वासन देना ही पड़ता है, लेकिन राज्य की बिल में वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो बिल फिर से उसके पास आता है तो वासन देगा या नहीं देगा उसकी मर्जी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना, बाकी सब सेम है। बस थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ये पूछा जाएगा। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है पहला उनका। प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस इशू करता है तो इसका मतलब वो ऐसे नहीं कि ऐसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों भी सेशन में है तो उन्होंने इशू करते, ऐसा नहीं होता है। जब लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं होता है तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को इशू करते हैं, वही सेम गवर्नर भी करता है, ये कोई अलग नहीं करता है। तो दोनों प्रोविजन इनकी सेम है। लेकिन एक डिफरेंस दोनों में आपको मैं बता दूंगा यहाँ इन दोनों में। जैसे प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा दोनों भी अगर सेशन में नहीं होती है, या अगर दोनों में से कोई एक है और दूसरा नहीं है सेशन में, तो तब भी ऑर्डिनेंस ये इश्यू नहीं कर सकते प्रेसिडेंट। सॉरी, थोड़ा मैंने आपको ये कर दिया, यहाँ पे ये बोलना है मुझे, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ देता हूँ आप। अगर दोनों सभागृह लोकसभा राज्यसभा दोनों अगर सेशन में नहीं है तब इमरजेंसी कोई लॉ बनाने की जरूरत पड़ती है, तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करवाते हैं अंडर आर्टिकल 123। तो कब वो इशू करते हैं? जब लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं है तब, या फिर दोनों में से कोई एक हाउस सेशन में है और एक नहीं है, तब भी वो इशू करवा सकते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो करवा सकते हैं। जब एक हाउस सेशन में होता है दूसरा नहीं है तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करवा सकते हैं क्या? बताइए, मैंने आपको ये ऑलरेडी पहले बताया था, एक हाउस सेशन में है एक नहीं है, तब ऑर्डिनेंस इशू होगा क्या? हम्म? बोलो। क्वेश्चन क्या किया मैंने? जब दोनों सेशन में दोनों हाउस यानी लोकसभा राज्यसभा जब सेशन में नहीं होते तब क्या ऑर्डिनेंस इश्यू होगा कि नहीं होगा? तब होगा, दोनों सेशन में नहीं तब।
लेकिन दोनों में से अगर एक सेशन में है, एक नहीं है, लोकसभा है राज्यसभा नहीं है, या फिर राज्यसभा लोकसभा नहीं है, तब ऑर्डिनेंस इश्यू होगा क्या? हाँ सर होगा। होगा इश्यू, ठीक है, तभी होगा। तो क्या अगर सपोज एक हाउस सेशन में है, दूसरा नहीं है, तो क्या एक हाउस लॉ पास करेगा? नहीं करेगा। लॉ पास करने के लिए दोनों होनी चाहिए। अगर दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक है, तभी नहीं होगा पास, तो फिर ऑर्डिनेंस ही पास करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, तो ऑर्डिनेंस पास होगा। वही सिमिलर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। गवर्नर के केस में क्या होता है, हर एक राज्य में थोड़ी ना विधानसभा विधान परिषद होता है। विधान परिषद, विधानसभा तो होती है, लेकिन विधान परिषद होती है हर एक राज्य में नहीं होती। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में होती है। तो जहाँ 6 राज्य में विधान परिषद है, तो वहां पे तो वो रूल रहेगा। लेकिन जहाँ नहीं है, वहां एक ही सभागृह है, तो फिर वहां का रूल क्या होगा? वहां बस वो सेशन में नहीं, तो वो ऑर्डिनेंस इश्यू कर देगा, बस खाली इतना डिफरेंस। सो ये यहाँ तक हमने डिस्कस किया। बाकी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी ये सेम ही है इनका, सेम जैसे मैंने आपको सेंट्रल का बताया था, बस आप इसको खाली पढ़ लेना, कंपेरिजन पढ़ लेना, सेम है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है पार्डन में। पार्डन का जो पावर होता है ना, क्षमा करने की पावर किसी क्रिमिनल को, यहाँ का मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। प्रेसिडेंट गवर्नर, प्रेसिडेंट की पार्डन मेकिंग पावर क्या है? ही कैन पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, remit, suspend or commute punishment, sentence of any person convicted of any offense against a central law। देखो यहाँ भी इन्होंने ये बोला है। तो सेम किसके केस है? गवर्नर के केस है, सेम होगा इसके केस में। He can pardon, reprieve, respite, remit, suspend or commute a death sentence. He is the only authority to pardon a death sentence। देखो, डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की एक अथॉरिटी कौन है? सिर्फ प्रेसिडेंट ही उसको पार्डन कर सकता है, डेथ सेंटेंस को। ही इज द ओनली अथॉरिटी, उन्होंने बोला ओनली अथॉरिटी यानी कौन? सिर्फ प्रेसिडेंट। वही डेथ सेंटेंस को क्या कर सकता है? पार्डन कर सकता है, क्षमा कर सकता है। ही कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, जहां पे गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस को, इसके हाथ में वो पावर नहीं होती। ये सजा वगैरह सुना सकता है, वगैरह कम कर सकता है, लेकिन सजा में थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकता है, लेकिन उसको पार्डन नहीं दे सकता, यानी कि डेथ सेंटेंस को नहीं दे सकता, बाकी सेंटेंस को दे सकता है पार्डन, ठीक है। तो ये यहाँ का एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है यहाँ। दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी बात सेम ही है। हाँ, ये एक पावर है, कोर्ट मार्शल की पावर। कोर्ट मार्शल की पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, उसको डिस्पाइट सस्पेंड करने का, उसकी पनिशमेंट को ये करने का, लेकिन ये पावर इसके हाथ में नहीं होती। किसके? डज नॉट पोजेस एनी सच पावर। मिलिट्री कोर्ट की पावर नहीं होती गवर्नर के पास। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गवर्नर की क्या होती है, ये थोड़ा देख लेते हैं। सो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ गवर्नर? एक्चुअली वैसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको भी हमें, आप इसको पढ़ सकते हो, सो नॉट इम्पोर्टेंट। कुछ भी अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगता है, आप पढ़ सकते हो। हाँ, बस ये आर्टिकल्स पढ़ लेना, 154 का आर्टिकल है, 163 है, 164 है यहाँ पे। सो बस ये आर्टिकल्स आपको देख लेने एक बार। ये देखो, ये वाले आर्टिकल्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 150 आर्टिकल किससे रिलेटेड है? गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, हर राज्य में गवर्नर रहेगा। 154 एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नर। 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। 57 में आते हैं क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। उसके बाद 158 कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। 159 oath or affirmation by the governor। 168 discharge of the functions the governor in certain contingencies। 161 power of the governor to grant pardons and others। So उसके बाद 162 other extent of executive power of state। 63 में council of ministers to aid and advise the governor। 64 में other provisions as to ministers like appointments, terms, salaries and others। 165 में advocate general of the for the state।
66 है conduct of business for the government of the government of state, और 169 are the duties of the chief minister regarding furnishing of information to the governor and so on. ये सारे आर्टिकल्स आपको रिलेटेड है, ये भी और भी आर्टिकल्स देख सकते हैं आप। सो इसको बस आपको रटना नहीं है, बस पढ़ लेना है एक बार। अगर आप इसको 3-4 बार, 5-6 बार, 7-8 बार, 10 बार पढ़ो, ठीक है, तब ये थोड़ा सा दिमाग में रहता है। दिमाग में ऑप्शन में आपको समझ में आ जाता है कौन सा किससे रिलेटेड है, ठीक है। कोई डाउट क्वेश्चन यहाँ तक? We are almost about to end the chapter of governor. Then we will start with the vice president. छोटा सा चैप्टर है। कोई डाउट क्वेश्चन यहाँ तक? बोलो, कोई डाउट? नहीं है, कोई डाउट? सही से बोलिए। No, sir. ओके, ठीक है। So the chapter is almost end. So मैं आपको दूसरा चैप्टर ओपन करता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट को डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है, सो नॉट लॉन्ग, शायद हो जाना चाहिए जितना टाइम होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट अभी इंडिया के कोड है, कोई बताएगा मुझे? हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एनीवन? सर वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू, राइट, बीजेपी के। सो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस कहा जाता है उसको इंडिया में, आफ्टर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके। और दिस ऑफिस इज मॉडल ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। जैसे अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसी लाइन पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसी लाइन पे बनाया गया है। देखो, गवर्नर हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। वाइस प्रेसिडेंट कहाँ, कौन से मॉडल पे? हमारा अमेरिकन मॉडल पे, ठीक है, याद रखना है। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन, इसका कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का। अब जैसे हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखा था, तो सिमिलरली इनका भी वैसे ही होगा, ओके। सो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इनके इलेक्शन के लिए भी, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी। सो डायरेक्टली उनका इलेक्शन नहीं होता है लोगों के द्वारा।
सो मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन इसको फॉलो किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब जहाँ लोग इन्वॉल्व नहीं रहेंगे उनको लोग वोटिंग नहीं करेंगे, हमारे बिहाफ पे हमारे जो चुने गए नुमाइंदे हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो उनमें इन्वॉल्व होंगे। देखो दोनों में डिफरेंस याद रखना है, यहाँ पे दोनों का अलग है इलेक्शन प्रोसेस। प्रेसिडेंट के लिए कौन कौन होता है शामिल इलेक्शन यानी वोटिंग करने के लिए कौन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन कौन होता है, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने वही यहाँ पे कहा है कि इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है थोड़ा प्रेसिडेंट से अलग होता है। कैसे? नंबर 1, इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होगा, बोथ इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर दोनों भी रहते हैं। प्रेसिडेंट के केस में कौन होता है, ओनली इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते। दूसरा, इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की जो विधानसभा है इनके मेंबर्स इनको वोटिंग नहीं करेंगे यहाँ, उनका कुछ संबंध नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में। तो सिमिलरली प्रेसिडेंट की इलेक्शन में स्टेट असेंबलीज भी इन्वॉल्व होती है, विधानसभा। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है, इनका अलग अलग कॉलेज है। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये बोला था इनके बारे में, डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने, सो ही सेड प्रेसिडेंट जो होते हैं वो स्टेट के हेड होते हैं और उनकी जो पावर होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की पावर होती है जो सेंटर उनके हाथ में देता है, एज वेल एज टू द स्टेट्स। ठीक है, और consequently it is necessary that in his election not only members of parliament should play their part but the members of the state legislature should have a voice। अब प्रेसिडेंट जो होते हैं ही इज द हेड ऑफ द स्टेट्स, वो राज्यों का हेड होता है, इसलिए उनके इलेक्शन में राज्य भी शामिल होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उनके इलेक्शन में कौन शामिल होता है, राज्य भी होते हैं उनके इलेक्शन में, लोकसभा राज्यसभा दोनों भी होते हैं। तो वैसे जो वाइस प्रेसिडेंट है ही इज नॉट द हेड ऑफ द स्टेट्स, वो राज्यों के हेड थोड़ी ना होते हैं, इसीलिए उनका जो इलेक्शन है उसमें ये शामिल नहीं होते आप। ठीक है, उसके बाद अगला है यहाँ पे उन्होंने यहाँ बोला है कि व्हेन वी कम टू द वाइस प्रेसिडेंट, जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं हिज नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं आर टू प्रिसाइड ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो हिज नॉर्मल फंक्शन कैसे होते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट जैसे होते हैं, लेकिन जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट होता है उसको उस अकॉर्डिंग इट इज ओनली ऑन अ रेयर ओकेजन एंड दैट टू फॉर अ टेम्पररी पीरियड सो दैट ही मे बी कॉल्ड अपॉन टू अज्यूम द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। बहुत कम टाइम पे बहुत कम ऐसे ओकेजन होते हैं जहाँ पे उनको प्रेसिडेंट की ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, जब वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या फिर वाइस प्रेसिडेंट फॉरेन घूमने को गए, सो वट एवर। ठीक है, उस केस। सो बट द मैनर ऑफ इलेक्शन जो होते हैं दोनों का कुछ केसेस में सेम है, कुछ केसेस में अलग है। सो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन जैसे होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, सिंगल प्रोपोर्शनल सिंगल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम होता है, सो इस अकॉर्डिंग उनका इलेक्शन होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, सो बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रहेगा एंड वोटिंग जो होती है वो बाय सीक्रेट बैलेट होती है। सो जितने भी डाउट्स है डिस्प्यूट्स है इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के कनेक्शन में, वो आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज फाइनल। जो भी कुछ डाउट होगा उनके इलेक्शन को लेके, कुछ वगैरह इश्यूज वगैरह होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे, उनका ओपिनियन फाइनल रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। और इलेक्शन जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट का, वो किसी भी ग्राउंड पे उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। इस आधार पे तो नहीं किया जाएगा कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था, तो इस आधार पर उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। So existence of any vacancy among the members of electoral college, that is, if the election of person as a vice president is declared void by the Supreme Court, acts done by him before the date of such declaration of the Supreme Court are not invalidated। अगर इनके सुप्रीम कोर्ट ने इनका इलेक्शन अगर सपोज इनवैलिड करार कर दिया, तो फिर
फिर से जब इलेक्शन खत्म हो गया, लेकिन वो अपना ऑफिस जो कंटिन्यू करेगा जब तक नया प्रोसीजर नहीं आ जाता तब तक, ठीक है। क्वालिफिकेशन हो तो वगैरह होती है उनकी। सो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर्स उन्होंने कंप्लीट करने चाहिए। उसके बाद ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा की इलेक्शन जो होती है उस सपोर्टिंग उसका मेंबर के लिए वो क्वालिफाई होनी चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसने नहीं होल्ड करना चाहिए अंडर द यूनियन गवर्नमेंट के अंडर, और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर सो पब्लिक अथॉरिटी, सो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पे उन्होंने दिए वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट है, गेयर अकॉर्डिंग आप पढ़ लेना बाद में बुक से। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होल्ड करना चाहिए, लेकिन सिटिंग जो प्रेसिडेंट होते हैं या वाइस प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं यूनियन के, सो गवर्नर ऑफ एनी स्टेट and a minister for the union or any state is not deemed to hold any office of profit and hence qualified for being a candidate for vice president. Okay. So further, the nomination of candidate for election to the vice president must be subscribed by at least 20 electors as proposers and 20 electors as seconders. जैसे 20 लोगों ने ऐसा सपोर्ट, ऐसा नाम उनका लेना चाहिए कि ये पर्सन सही है, और 20 लोग उसको सपोर्ट करने वाले। हाँ, ये जो 20 लोगों ने सिलेक्ट किया नाम उसको हम सपोर्ट करते हैं, ऐसे 20 होते हैं सेकेंडर्स। तो एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 का एवरी कैंडिडेट को देना पड़ता है। कहाँ पे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ओथ अफर्मेशन क्या होती है उनकी, नोट एग्जाम में नहीं पूछ जाएगी। कंडीशन ऑफ ऑफिस आप हाँ ये डिस्कस कर सकते हैं। सो उनकी ऑफिस से कंडीशंस क्या कैसे होती है? दो कंडीशन उनकी ऑफिस की होती है। पहली होती है ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के या किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के वो मेंबर नहीं होनी चाहिए। इफ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, अगर किसी पर्सन की वाइस प्रेसिडेंट एज ए वाइस प्रेसिडेंट उनकी नियुक्ति की जाती है, ही इज डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस। अगर वो किसी भी सभागृह के मेंबर होंगे तो उनको वो अपना पोजीशन खाली करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट अगर एज वो सिलेक्ट किए जाएंगे उसको चुना जाएगा। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। टर्म एंड कंडीशंस, सॉरी टर्म एंड वैकेंसी। टर्म, ऑफिस का टर्म कितना होता है? 5 ईयर्स का होता है। जिस डेट से वो बैठेंगे शुरू करेंगे ऑफिस को उस डेट से वो 5 साल का होता है। तो वो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से किसी भी टाइम पे। अपना रेजिग्नेशन जो है वो अपने प्रेसिडेंट के पास दे सकते हैं, और प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसके पास देता है? वाइस प्रेसिडेंट के पास देता है, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पास देता है। ही कैन आल्सो बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। 5 साल के टर्म कंप्लीट होने से पहले भी उनको अपने ऑफिस से निकाला जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे उनकी जिस तरह प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट की प्रोसीजर के अंडर निकाला जाता है अंडर आर्टिकल 61, वैसे इनको कोई ऐसी फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं होती है निकालने के लिए। तो जो होता है रेजोल्यूशन पास किया जाएगा मेजोरिटी के साथ, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सभागृह के अकॉर्डिंग। तो दोनों सभागृह अगर उस रेजोल्यूशन को अगर एग्री हो गए तो फिर वो उनको निकालने का प्रोसीजर आगे किया जाएगा। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट को निकाला गया। सो दिस मीन्स दैट, इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो रेजोल्यूशन होता है जो लोकसभा राज्यसभा पास करेंगे, ये शुड बी पास्ड इन राज्यसभा बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी एंड इन लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी। लोकसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ उसको पास किया जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी, सॉरी राज्यसभा का इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? टोटल मेंबर्स प्रेजेंट 245 मेंबर्स है राज्यसभा के, तो 245 टोटल होनी चाहिए, उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। टोटल होनी चाहिए ऑल एंड ऑल 245, तो बहुत डिफिकल्ट है तो इसीलिए नहीं होता है पास। और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी के साथ पास किया जाएगा। ऐसा क्यों? वाई क्यों होता है ऐसा? ये बताएगा रीजन क्यों होता है?
कैन एनीवन टेल मी व्हाई दिस इज सो? राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी क्यों लगती है उनको निकालने के लिए, और राज्य लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी क्यों ऐसा? बताइए जल्दी फास्ट। कल्पेश, प्रियंका, आर्या, डायना, टेल मी रीजंस। नहीं पता? बोलो जल्दी। सो ये इसलिए होता है, जैसे लोकसभा में देखो, वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के वो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। तो चेयरपर्सन होने के कारण वो स्पीकर भी होते हैं, यानी कि अध्यक्ष भी होते हैं राज्यसभा के। तो इसीलिए राज्यसभा का पूरा कारोबार वो देखते हैं, कौन? वाइस प्रेसिडेंट। तो इसीलिए वहां राज्यसभा में उसको निकालने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है, और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी। It must be noted here that the effective majority in India is only a type of special majority and not separate one. So further, this resolution can be introduced only in the Rajya Sabha and not in the Lok Sabha, but no such resolution can be moved unless at least 14 days advance notice has been given. 14 days की एडवांस नोटिस देनी पड़ती है वाइस प्रेसिडेंट को निकालने की, तभी ये रेजोल्यूशन मूव किया जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। सो नोटेबली नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल। उनके निकालने के लिए कोई भी ग्राउंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ऑफिस को होल्ड करते कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years। 5 साल से भी ज्यादा वो अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ जाता, ठीक है। सो इज आल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस। उनका री इलेक्शन भी हो सकता है। ही मे बी इलेक्टेड बाय एनी नंबर ऑफ टर्म्स। कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स उनको इलेक्ट किया जा सकता है, 2 बार, 4 बार, 10 बार, कितनी भी बार वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। जैसे ये बने थे 2 बार। वेंकैया नायडू के पहले कौन थे? हामिद अंसारी। हामिद अंसारी। तो 2 बार बने थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं है। तो आज का डिस्कशन हम यहाँ पे रोकते हैं। तो नेक्स्ट जो रहेगी वैकेंसी इन ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ हम प्राइम मिनिस्टर को भी डिस्कस कर लेंगे, प्राइम मिनिस्टर, परसों की क्लास में, और नॉट परसों, मंडे की क्लास में, ठीक है। सो आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। कोई डाउट क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट क्वेश्चन? सो एंड करते हैं आज की क्लास। Yes, sir. So okay, good night all of you. Good night, sir. Thank you. Good night, yes. Thank you, sir. Yeah, good night. Welcome all.